तो हम लोगों ने बात की थी पक्षद्रोही साक्षी पे, और आपको बताया गया था कि पक्षद्रोही साक्षी नाम की चीज ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं है। हाँ, सेक्शन 157 इसमें जो वर्णन दिया गया है उसका विश्लेषण करने पर यह बात जरूर सामने आ जाती है कि निश्चित तौर पर धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम नया और 154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराना, इसमें वर्णित साक्षी, इसे पक्षद्रोही साक्षी कहा जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस साक्षी को जिस पक्ष ने बुलाया है स्वयं उस पक्षकार को न्यायालय अपने विवेक से उन प्रश्नों को करने की अनुज्ञा दे देगा जो प्रश्न इस साक्षी से कायदे में विरोधी पक्षकार को करने चाहिए थे, और न्यायालय अपने विवेक का जब इस्तेमाल करेगा तो कम से कम न्यायालय के बारे में ईश्वर के काम के समान यह मान्यता रखी जा सकती है कि वो सब कुछ उचित ही करेगा। जैसे ईश्वर के बारे में हम ये मानने को तैयार नहीं कि वो कुछ भी गलत कर सकता है, क्योंकि यदि हम ऐसा स्वीकार करें तो फिर ईश्वर और मानव इसमें कोई फर्क नहीं बचता, क्योंकि ईश्वर परफेक्ट है और परफेक्ट वही होता है जो कभी गलती नहीं करता। इसका मतलब ईश्वर की संकल्पना ये बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम ईश्वर की संकल्पना में गलती निकाल कर, ठीक है, उसको विचार में लें। तो ऐसे न्यायालय ये भले ही गलती कर दे लेकिन हम ये मानेंगे नहीं कि न्यायालय गलत हो भी सकता है। क्यों? इससे व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो न्यायालय स्वयं जब अपने विवेक से उस पक्षकार को जिसने किसी साक्षी को आहूत किया है उन प्रश्नों को करने की अनुज्ञा दे रहा है जो विरोधी पक्षकार के द्वारा किए जाने उचित होते हैं, तो इस पक्षकार को ठीक ही पक्षद्रोही साक्षी के रूप में, ठीक है, डेजिग्नेट ये विधिक समाज के द्वारा किया जाता है। अब ठीक है, न्यायालय ने अपने ही साक्षी से उन प्रश्नों को करने की अनुज्ञा इस पक्षकार को दे दी जिसने अपने साक्षी को बुलाया था, ठीक है। लेकिन 146, 147, 148 पुराने एविडेंस एक्ट की कोड कर रहा हूं और नए में 149, 150, 151, ये जो सारे सेक्शन हैं ये प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकने योग्य विधिपूर्ण प्रश्न, इनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन ये साक्षी, ठीक है, जो एक पक्षकार के द्वारा अपने साक्षी के तौर पर बुलाया गया था, अब यही पक्षकार अपने ही साक्षी की विश्वसनीयता इस पर सवाल खड़ा कर रहा है।
पक्षकार को 146 की ताकत का उपयोग करने देना, ठीक है, ये ठीक नहीं होगा, इससे घालमेल होगा, ठीक है, क्योंकि 146 ये बताती है प्रति परीक्षा में किए जा सकने योग्य विधिपूर्ण प्रश्न। इस साक्षी को अनुज्ञा जरूर मिली है, ठीक है, इस साक्षी को हम कहेंगे इस पक्षकार को अनुज्ञा जरूर मिली है अपने ही साक्षी से उन प्रश्नों को करने की जिन्हें प्रतिपरीक्षा में विरोधी पक्षकार के द्वारा किया जाना उचित होता, लेकिन इसके द्वारा इन प्रश्नों को करके जब इसकी परीक्षा की जाएगी तो उस परीक्षा को प्रतिपरीक्षा कहना यह संकल्पना के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा कौन करेगा? अपोजिट पार्टी, ठीक है ना। और बेंथम ने कहा था कि कानून संकल्पना में भी पूर्ण होना चाहिए, और संकल्पना में पूर्ण होना चाहिए तो संकल्पना में शुद्ध यह भी होना चाहिए। अगर हम इस पक्षकार के द्वारा उन प्रश्नों के किए जाने को, जिन प्रश्नों को विरोधी पक्षकार प्रतिपरीक्षा में पूछता है, सिर्फ उन प्रश्नों को पूछने की अनुज्ञा दे दिए जाने के कारण इस पक्षकार के द्वारा की गई परीक्षा को साक्षी की प्रतिपरीक्षा मान लें, तो फिर तो ये 2 बार प्रतिपरीक्षा इसको फेस करेगा, क्योंकि अपोजिट पार्टी उसका तो हक ही होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन का उसका तो हक ही होगा। अपोजिट पार्टी को तो क्रॉस एग्जामिन करने का हक है ही, और चूंकि इस साक्षी को बुलाया तो इस पक्षकार ने है, इसलिए दूसरे पक्षकार के लिए तो ठीक है, ये अपोजिट पार्टी का ही विटनेस यही रहेगा, उसका नेचर थोड़ी बदल जाएगा। तो इन सब बातों में सामंजस्य बिठाने के लिए जरूरी है कि इस पक्षकार के द्वारा साक्षी से उसकी विश्वसनीयता की परख के लिए उन प्रश्नों को जिन्हें प्रतिपरीक्षा में विरोधी पक्षकार द्वारा पूछा जा सकता है, पूछने की अनुज्ञा तो दी जाए, किंतु ये तरीका कि वो अपने साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगाए, इसका तरीका वर्णित करने के लिए धारा 146 के समान ही एक सेक्शन अधिनियमित किया जाए, ये एकदम उचित बात है। और चूंकि ये औचित्यपूर्ण बात है, तो जो कुछ कानून में उचित होता है उसे किया जरूर जाता है। That is why the legislature has enacted the section like 157, ठीक है, 157 कहेगा the section like 158, और अगर आप पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करेंगे तो 158 की जगह वो 155 है, ठीक है। देखें क्या कहता है, किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है निम्नलिखित प्रकारों से अधिक्षेप किया जा सकेगा, ठीक है। यानी प्रतिपक्षी को इस सेक्शन का लाभ लेने का हक यह दिया गया है, क्योंकि विश्वसनीयता की जांच ये होनी है। तो अधिकतम लोग विश्वसनीयता की जांच ये कर लें, इसमें कोई बुराई ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहां 158 में जो हक दिया
वो प्रतिपक्षी को भी दिया और उस पक्षकार को भी दिया जिस पक्षकार ने साक्षी को आहूत किया है, ठीक है। और बाकी प्रतिपरीक्षा में कौन से प्रश्न विधिपूर्ण माने जाएंगे, उनके लिए 146 ऑलरेडी है। तो ये ठीक है कि वो प्रश्न प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण माने गए हैं और प्रतिपरीक्षा में जिन प्रश्नों को किया जा सकता है उनको पूछने की अनुज्ञा इस पक्षकार को अपने साक्षी से पहले ही मिल चुकी है, लेकिन फिर भी क्लियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेक्शन 158 और इनेक्ट ये कर दिया गया। यानी इस पक्षद्रोही साक्षी से वे प्रश्न भी किए जाएंगे जो प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण हैं और साथ ही इसकी विश्वसनीयता की जांच इन प्रकारों से भी की जाएगी जो धारा 158 में वर्णित है और दोनों पक्षकारों के द्वारा यह जांच उसकी विश्वसनीयता की ये की जाएगी। क्या कहता है? उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो यह परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं, यानी अन्य व्यक्तियों का एविडेंस यह न्यायालय के समक्ष करवाया जा सकता है, अन्य व्यक्तियों का यानी अन्य ऐसे व्यक्तियों का जो अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर, क्योंकि आपको यह बात शुरुआत से ही कही जा रही है कि आप न्यायालय के समक्ष जब भी साक्ष्य देने आएंगे तो आप अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर ही साक्ष्य देंगे और व्यक्तिगत ज्ञान आपका उस ज्ञान को कहा जाता है जो आप स्वयं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस अनुभवजन्य जगत में अनुभव के माध्यम से अर्जित करते हैं, उसे आपका व्यक्तिगत ज्ञान कहा जाता है। और जो ज्ञान आप दूसरों से सुनकर हासिल करते हैं वो आपका सुना सुनाया ज्ञान ये कहा जाता है। और उस ज्ञान के आधार पर जो आपका व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है, आपको कभी भी साक्ष्य देने की अनुमति नहीं मिलती। उसका कारण ही ठीक है, उसका जो कारण है वो सिर्फ इतना है कि आप दूसरे के द्वारा जो कुछ सुनेंगे उसके बारे में पूछे जाने पर प्रतिपरीक्षा में आप समुचित स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे और साथ ही साथ इस बात की संभावना रहेगी कि उन तथ्यों को जब आप अपने ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो तथ्य जो उसने बताए थे उनमें कुछ ना कुछ बदलाव ये जरूर हो जाएगा और उसने जो तथ्य आपको बताए होंगे उस वर्णन में भी तथ्य जो वास्तव में रहे होंगे उनसे कुछ ना कुछ बदलाव ये जरूर हो जाएगा। तो इस ढंग से अगर आप दूसरे के द्वारा अनुभव किए गए तथ्यों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दोगे तो उन तथ्यों का साक्ष्य वास्तव में मौजूद तथ्यों से बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, क्योंकि आप जो कुछ अनुभव करते हो जब आप किसी को बताते हो तो जो वास्तविकता होती है जिसका अनुभव आपने किया वो 100% नहीं बता पाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आप अपनी बात ये मिला जरूर देते हो और फिर वो जो आपने बताया उसे वो अपनी बुद्धि से समझेगा
और फिर अपनी बुद्धि से दूसरे को बताएगा। तो ये जो दूसरे को बताई गई बात है, ये तो वास्तविकता से बिल्कुल भिन्न हो जाएगी। और साक्ष्य एकदम शुद्ध होना चाहिए, या फिर जितना मैक्सिमम शुद्ध हो सकता है उतना होना चाहिए। इसलिए साक्ष्य के बारे में हम लोग जब से चर्चा कर रहे हैं तब से एक ही सिद्धांत निकल कर आ रहा है कि साक्ष्य व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होना चाहिए। और यही बात हम लोगों ने वहां देखी थी जहां यह लिखा था कि अगर कोई साक्षी किसी ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने न्यायालय के समक्ष आता है जो तथ्य कानों से सुने जाने योग्य है, तो यह उस व्यक्ति को ही देने का हक होगा जिसने कानों से उस तथ्य को स्वयं सुना है या आंखों से स्वयं देखा है, अगर देखे जाने योग्य है। और ऐसे साक्षी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो नाम दिया था वो क्या दिया था? आई विटनेस। भले ही उसने कान से सुना, लेकिन उसे कहते आई विटनेस है। तो व्यक्तिगत अनुभव, यही स्थिति शील के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में जो साक्ष्य देने आ रहा उसकी भी है। क्योंकि शील और विश्वसनीयता, इसके बारे में अगर आप साक्ष्य दे रहे हो तो वो शील और विश्वसनीयता के बारे में जो साक्ष्य आप दे रहे हो वो भी आपके व्यक्तिगत अनुभव पर ही आधारित होना चाहिए। ये न लिखते तो भी काम चलता, क्योंकि पीछे ये लिखा जा चुका है। लेकिन बातें जितनी क्लियर हो जाए उतना ही बेहतर होता है। इसलिए साक्षी की विश्वसनीयता, इस पर जो लांछन लगाया जा सकता है, ठीक है, वो उस साक्षी के साक्ष्य के द्वारा लगाया जा सकता है जो साक्षी अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर साक्षी को विश्वास के अयोग्य यह मानता है। दूसरा तरीका उन्होंने कहा कि यह साबित किए जाने के द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसने रिश्वत की प्रस्तावना प्रतिग्रहित कर ली है या उसे अपना साक्ष्य देने के लिए अन्य कोई भ्रष्ट उत्प्रेरणा ये मिली है। तो साक्षी को रिश्वत दी गई है ये साबित करने के द्वारा। आज साक्ष्य देने आए, लॉटरी इनकी लगी नहीं, ठीक है, कोई गड़ा धन इन्हें मिला नहीं, और कल शाम को ही इनके अकाउंट में 2 लाख रुपए ये आए, ठीक है, कहां से आए? तो ये साबित करने के द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई या उसने रिश्वत की प्रस्तावना प्रतिग्रहित कर ली है, यानी रिश्वत इन एक्चुअल तो अभी नहीं दी गई है, लेकिन तय हो गया है कि आप एविडेंस देकर बाहर निकलोगे और हम आपको रिश्वत देंगे। और ये प्रस्तावना रिश्वत की इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, प्रतिग्रहित कर ली है, यह साबित करने के द्वारा, या अन्य कोई भ्रष्ट उत्प्रेरणा, हम तुम्हारा काम कर देंगे, कोई तुम्हें वोट दे देंगे, कोई भ्रष्ट उत्प्रेरणा, ये आपने प्रतिग्रहित कर लिए। इसे साबित करके भी साक्षी की विश्वसनीयता, ठीक है, इस पर अधिक्षेप किया जा सकता है। सेक्शन का नेचर ये एक बात और कह रहा है जो अब हमें लग रहा है कि साक्षी चाहे पक्षद्रोही हो और चाहे पक्षद्रोही न हो, उसकी विश्वसनीयता पर अधिक्षेप करने के लिए यह सेक्शन उपयोग में आएगा, ठीक है ना। उसकी सत्यवादिता, जीवन में उसकी स्थिति, उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे क्वेश्चन करने का हक 146 में मिला हुआ है, नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 149 में मिला हुआ है। इसीलिए ये 146 से आगे की बात है या 149 से आगे की बात है।
अब क्रेडिबिलिटी इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए कुछ और पूछने का हक यह भी दिया जा रहा है। ठीक है, कहता है उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से जिसका खंडन किया जाता है, किया जा सकता है असंगत पिछले कथनों को साबित करने के द्वारा। यह धारा 145 में हम लोग देख चुके हैं, जो पुरानी धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की थी, और नए में मेरे ख्याल से 148 होगी। वो ये कह रही थी कि अगर साक्षी ने पहले कोई कथन किए हैं जिन्हें लेखबद्ध किया गया है, और साक्षी वर्तमान में जब साक्ष्य देने आया है तो उन कथनों से भिन्न कथन ये कर रहा है, तो उन पूर्व में लेखबद्ध कथनों के आधार पर इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन ये किया जा सकेगा। हां, एक प्रतिबंध वहां जरूर लगाया था, और वो प्रतिबंध था कि अगर उसके पिछले कथनों से उसका खंडन करने का आशय, अर्थात उसके वर्तमान कथनों का खंडन करने का आशय, तो उसके पिछले कथन पढ़कर सुनाने होंगे, अर्थात उसके पिछले कथनों की ओर उसका ध्यान आकृष्ट करना होगा। और हमने कहा था कि इस सेक्शन का जो सर्वाधिक उपयोग, ठीक है, कचहरी में होता है, वो अन्वेषण में अभिलिखित कथनों के आधार पर यह होता है। हालांकि धारा 145 ये सिर्फ अन्वेषण में अभिलिखित कथनों तक सीमित नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब अन्वेषण चलता है, आपको सीआरपीसी बताई गई है, तब मामले का जो विवेचना अधिकारी है वो मामले के तथ्यों से परिचित व्यक्तियों के कथनों को अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी, हम पुरानी कोट कर रहे हैं, अभिलिखित करता है। किस पर? मामले के, ठीक है, के मामले के अन्वेषण की जो डायरी है, जिसे केस डायरी ये कहा जाता है। और वो साक्षी जब अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में आता है, तो धारा 162 सीआरपीसी और धारा 145 एविडेंस एक्ट, इनके सम्मिलित प्रभाव से उसके विवेचना अधिकारी द्वारा जो पूर्व में अभिलिखित कथन है, उनके आधार पर उसकी प्रतिपरीक्षा ये विरोधी पक्षकार के द्वारा की जाती है। और कई बार उसके वर्तमान कथनों का खंडन यह भी अन्वेषण में अभिलिखित कथनों के आधार पर विरोधी पक्षकार के द्वारा यह किया जाता है। लेकिन आप वहां देखेंगे तो खंडन अगर करते हैं तो उसे पहले बताते हैं कि तुमने विवेचना अधिकारी को ये बयान दिया था और आज तुम उससे असंगत बात कह रहे हो। तो इसका कोई स्पष्टीकरण, इसकी कोई वजह है, अगर आप बता सकते हो तो बताइए, और अगर वो स्पष्टीकरण देगा तो लिखा जाएगा। क्योंकि वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के सुसंगत तथ्यों के पुरा स्थापक है, स्पष्टीकारक है, दोनों सुसंगत लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अक्सर 145 का जो उपयोग है, 145 एविडेंस एक्ट का, वो अन्वेषण में अभिलिखित कथनों के आधार पर विचारणों में होता है। लेकिन 145 एविडेंस एक्ट इसके अंतर्गत केवल अन्वेषण में अभिलिखित कथनों का ही उपयोग हो सकता है, यह नहीं है। वहां का पूर्व में अभिलिखित कथन, अगर साक्षी जो साक्ष्य देने आया है उसके पूर्व में अभिलिखित कथन हैं, वो कथन किस कार्यवाही में अभिलिखित किए गए थे, उस कार्यवाही की स्वयं प्रकृति क्या थी, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। अगर इस साक्षी ने कोई कथन कहीं कर रखे हैं और वो इन रिटन फॉर्म अभिलिखित, ठीक है, प्रकार से कर रखे हैं, और उनके विरोधी कथन ये इस समय साक्षी के तौर पर कर रहा है, तो इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा
ये उन कथनों के आधार पर की जा सकेगी। और अगर खंडन करने का आशय है तो उसका ध्यान उन कथनों की ओर आकृष्ट किया जाएगा। ये कानून की स्थिति है, पहले हम लोगों ने देखी है, वही बात उन्होंने यहां दोहराई है कि साक्षी की विश्वसनीयता है, इसको नुकसान पहुंचाना है तो कहता है उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से जिसका खंडन किया जा सकता है, असंगत पिछले कथनों को साबित करने के द्वारा कि तुमने पहले ये कह रखा था, आज तुम ये कह रहे हो, तो उसे डिस्क्रेडिट इस ढंग से भी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बताता है, कहता है कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए अपात्र घोषित करता है, अपने से की गई मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को चाहे न बताए, किंतु प्रतिपरीक्षा में उससे उनके कारणों को पूछा जा सकेगा और उन उत्तरों का जिन्हें वह देता है खंडन नहीं किया जा सकता। तथापि यदि वे मिथ्या हों तो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप यह लगाया जा सकता है। तो जो का खंड था वो ये कह रहा था कि जब साक्षी की विश्वसनीयता, इस पर क्वेश्चन मार्क ये खड़ा करना है, तो इस साक्षी की विश्वसनीयता पर क्वेश्चन मार्क उन व्यक्तियों के साक्ष्य के द्वारा भी खड़ा किया जा सकता है जो इस साक्षी को विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं। आपने ऐसा कोई साक्षी ये प्रस्तुत किया है, वो ये कहता है कि हम इन्हें विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं, किन्हें? उस साक्षी को जिसकी विश्वसनीयता की जांच चल रही है और जिसकी विश्वसनीयता की जांच के लिए इस दूसरे साक्षी को बुलाया गया है। तो ठीक है, आप कुछ भी समझते हैं, तो आप जो कुछ समझते हैं उसके समझने के कोई ना कोई कारण है। ऐसे ही आप कुछ भी थोड़े समझते हैं और ऐसे ही आप कुछ भी समझ भी कैसे सकते हैं। आप जो कुछ समझते हैं उसके समझने के कोई ना कोई कारण होते हैं जो आपको उपलब्ध होते हैं, तभी आप कुछ भी समझते हैं। तो यह कहा गया कि यह साक्षी जो दूसरे को विश्वसनीयता का अपात्र समझ रहा है, इसे यह कारण बताना होगा कि वो दूसरे को विश्वसनीयता का अपात्र क्यों समझता है। आप निराधार ये तो किसी को, ठीक है, विश्वसनीयता का अपात्र नहीं समझते। अगर आप कहते हो कि हम ये मानते हैं कि ये ऐसे हैं, तो आपकी इस मान्यता का कोई तो कारण होगा। तो वो कारण भले ही आप उसे विश्वसनीयता का अपात्र घोषित करने के लिए साक्ष्य देते समय जब आपकी मुख्य परीक्षा हो तो उसमें न बताएं आप, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर उस कारण के बारे में पूछा गया तो आपको बताना ही होगा, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन स्वयं आपकी विश्वसनीयता की जांच के लिए हो रही है। ठीक, क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपकी विश्वसनीयता उसकी जांच के लिए भी हो रहा है। आप खुद कितना सच बोल रहे हो। तो अगर वो कहता है विश्वसनीयता, ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि वो विश्वसनीयता का अपात्र है, तो आपको कारण तो बताना पड़ेगा क्यों आप ऐसा कह रहे हो। ठीक है, हां ठीक है, आपने कारण बता दिया कि इसलिए हम उसे विश्वसनीयता का अपात्र मानते हैं। ठीक है, तो स्थिति यह बनेगी कि अब आपको झूठा साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर बाद में साबित हुआ कि आपने झूठा उसे विश्वसनीयता का अपात्र घोषित किया, तो फिर आप पर मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग यह लगाया जा सकेगा। दृष्टांत देखने कहता है, खाको बेचे गए और परिधान किए गए माल के मूल्य के लिए
खापर का वाद लाता है, यानी खा को माल बेचा गया और उसे डिलीवर भी कर दिया गया, और उसके माल के लिए बेचा किसने? का ने। तो का कहना है कि हमने खा को माल बेचा था और बेचा गया माल डिलीवर भी कर दिया, क्योंकि माल का बिकना और माल का डिलीवर होना ये दो अलग अलग बातें हैं। माल बिक तो रोज जाता है और डिलीवरी बाद में होती है, ठीक है। तो माल का बिक जाना और माल का डिलीवर हो जाना है, दो अलग अलग बातें हैं। का कहना है कि हमने खा को न सिर्फ माल बेचा बल्कि डिलीवर भी कर दिया। गा कहता है कि उसने खा को माल का परिधान किया। अब गा का कहना यह है कि माल की डिलीवरी हमने दी है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर उसने कहा था कि उसने माल का परिधान खा को नहीं किया था। यह साक्ष्य ग्राह्य है। गा का खंडन होना है ना, यह दर्शित किया जाता है किसी पूर्व अवसर पर आपने ये कहा था, तो साक्ष्य ग्राह्य। खंडन करने के लिए साक्ष्य ग्राह्य हो सकता है, विश्वसनीयता पर अधिक्षेप करने का। का खा की हत्या का अभियुक्त है। गा कहता है कि खा ने मरते समय घोषित किया था कि का ने खा को यह घाव किया था। का जो है ये अभियुक्त है किसकी? खा की हत्या का। और गा कहता है कि खा ने मरते समय घोषित किया था कि का ने खा को यह घाव किया था। अब तो ये तो डाइंग डिक्लेरेशन है, ठीक है ना भाई, मृत्यु का कारण वो बता रहा है ना, जिससे वह मर गया। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर गा ने कहा था कि खा ने मृत्यु के समय यह घोषित नहीं किया था कि का ने खा को वह घाव दिया जिससे उसकी मृत्यु। यह भी साक्ष्य ग्राह्य है भाई। पूर्व के कथन जो असंगत हैं उसके वर्तमान कथन से उन्हें साबित करने के द्वारा साक्षी की विश्वसनीयता, इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यह धारा 158 में लिखा ही है। तो यह साक्ष्य ग्राह्य होना ही होना है, इसमें कोई खास बात है ही नहीं। 159 देखें, कहता है सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे, जबकि कोई साक्षी जिसकी संपुष्टि करना आशयित है किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देता है, तब उससे ऐसी किन्हीं अन्य परिस्थितियों के बारे में प्रश्न किया जा सकेगा जिन्हें उसने उस समय या स्थान पर या के निकट संप्रेक्षित किया जिस पर ऐसा सुसंगत तथ्य घटित हुआ। यदि न्यायालय की यह राय हो कि यदि ऐसी परिस्थितियां यदि साबित हो जाएं साक्षी के उस सुसंगत तथ्य के बारे में जिसका वह साक्ष्य देता है, परिसाक्ष्य को संपुष्ट करेंगे। अब देखें, दृष्टांत देख ले, फिर बात करते हैं। कहता का एक सह अपराधी किसी लूट का जिसमें उसने भाग लिया वृतांत देता है। वह लूट से असंसक्त विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता है जो उस स्थान को और जहां की वह लूट की गई थी, जाते हुए और वहां से आते हुए मार्ग में घटित हुई थी। इन तथ्यों का स्वतंत्र साक्ष्य स्वयं उस लूट के बारे में उसके साक्ष्य को संपुष्ट करने के लिए दिया जा सकेगा। देखिए, हर साक्षी की संपुष्टि जरूरी नहीं है, कुछ साक्षियों की संपुष्टि जरूरी होती है, ठीक है। आपने देखा था सह अपराधी एक ऐसा, ठीक है, साक्षी था कि सह अपराधी अगर साक्षी के तौर पर स्वयं को प्रस्तुत कर रहा था तो 133 और 114 इसे मिलाकर पढ़ा गया था। पुराने एविडेंस एक्ट की धाराएं ये हमने कोट की हैं कि 133 और 114, पुराने में 133 और 114 और नए में 119 हो जाएगी 114 की जगह, ठीक है। और 133 की जगह मेरा ख्याल है 138 ये हो जाना चाहिए।
ठीक है, 138 या 139 जो भी हो, तो उन दोनों धाराओं को मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो बात यह निकल कर आती है कि जो सह अपराधी है उसके असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि हो सकती है, किंतु बुद्धि का नियम यह बनाया गया था कि उसके साक्ष्य की जो तात्विक विशिष्टियां हैं उनकी संपुष्टि कर लेनी चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हर साक्षी की संपुष्टि जरूरी नहीं है। एक साक्षी साक्ष्य दे रहा है, उसने जो साक्ष्य दिया वो आधा सच लगता है आधा झूठ लगता है। अब इस साक्षी की संपुष्टि ये जरूरी हो गई है। ठीक है, तो इस साक्षी की संपुष्टि के लिए धारा 159 इसका उपयोग हो सकता है। और पुराने एविडेंस एक्ट में ये धारा 156 है। क्या कहती है? कहती जबकि कोई साक्षी जिसकी संपुष्टि करना आशयित हो, हर साक्षी नहीं, जिसकी संपुष्टि करना आशयित हो, यानी पुराने एविडेंस एक्ट की धारा 156 और नए की 159, ये केवल उन्हीं साक्षियों से संबंध रख रही है जिनकी संपुष्टि करना जरूरी है, जिनका साक्ष्य एकदम विश्वास के योग्य भी नहीं है और जिनका साक्ष्य एकदम आउटडेटेड कूड़े के ढेर में फेंक देने योग्य ये भी नहीं है। उसमें अंशतः सत्यता और अंशतः असत्यता दोनों के होने की संभावना है। तो ऐसा साक्ष्य जिसकी संपुष्टि करना आशयित होता है। जब आप कचहरियों में जाते हैं, वहां एक विटनेस पेश हुआ और उसने बढ़िया साक्ष्य नहीं दिया, अब दूसरे को बुला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी संपुष्टि करना ये जरूरी हो गई। हर साक्षी की संपुष्टि कर, उसने जितना जो कुछ साक्ष्य दिया वो सब कुछ विश्वास के योग्य है। अब उस साक्षी की संपुष्टि करना ये जरूरी है ही नहीं, लेकिन जैसे सह अपराधी उसकी संपुष्टि करना ये आवश्यक बुद्धि का नियम ये बना देता है। कानून का नियम भले ही ये कहता हूं कि उसके असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि हो सकती है, यानी साक्षी इस वर्णन के और इस प्रकार के हो सकते हैं जिनका कार्बोरेशन, जिनकी संपुष्टि ये जरूरी हो जाए। और संपुष्टि का अर्थ क्या है? वो जो कुछ कह रहे हैं, ठीक है, वो जो कुछ कह रहे हैं, क्या अन्य लोग भी वैसा ही कुछ ये कह रहे हैं? इसी को संपुष्टि कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हम घटना स्थल पर गए तो रास्ते में ये चीजें पड़ी हैं। अन्य साक्षी बुलाए गए, वो भी यही कहते हैं। अब अन्य साक्षियों से इसकी संपुष्टि हो रही है, तो कहता है जबकि कोई साक्षी जिसकी संपुष्टि करना आशयित हो किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देता है, तब उससे ऐसी अन्य किन्हीं परिस्थितियों के बारे में प्रश्न किया जा सकेगा जिन्हें उसने उस समय या स्थान पर या के निकट संप्रेक्षित किया था, जिस पर ऐसा सुसंगत तथ्य घटित हुआ। यदि न्यायालय की राय यह हो कि ऐसी परिस्थितियां यदि वे साबित हो जाएं, साक्षी के उस सुसंगत तथ्य के बारे में जिसका वह साक्ष्य देता है, परिसाक्ष्य को संपुष्ट करेंगे। एक साक्षी आया है, वो उसकी संपुष्टि करना जरूरी है और वो किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दे रहा है। सुसंगत तथ्य का यानी परिस्थिति का दे रहा है। सुसंगत तथ्य है कौन से? हेतु है, आचरण है, आदि आदि, इसका साक्ष्य दे रहा है। सह अपराधी है, उसकी संपुष्टि करनी जरूरी है। ठीक है, और वो कारण का साक्ष्य दे रहा है, परिणाम का साक्ष्य दे रहा है।
कि इन्होंने उस जगह पर इन्हें गाली दी थी, इस वजह से आपराधिक घटना ये हुई। ठीक है, तो अगर न्यायालय की राय ये है कि जिस जगह ये सुसंगत तथ्य घटित होना बताता है गाली दिया जाना, उस जगह और उसके आसपास की बातें अगर इनसे पूछी जाए और ये सही सही बता दें, ठीक है, ये सही सही बता देंगे, ये कैसे पता लगेगा? अन्य जो साक्षी आएंगे और घटना का कारण जहां पर घटा उसके बारे में उसी ढंग की बातें बताएंगे। यह पत्रावली पर जो उपलब्ध अभिलेख है, एफआईआर है, नक्शा जो अन्वेषण के दौरान बना है, या अन्य जो अभिलेख हैं, वे भी घटना के कारण के उत्पन्न होने की जगह पर उसी प्रकार की परिस्थितियां, जिस प्रकार का की परिस्थितियों की मौजूदगी यह साक्षी बताता है, जिसकी संपुष्टि जरूरी है, तो इसका साक्ष्य संपुष्ट हो गया। ठीक है ना? फिर यह माना जा सकता है कि यह जो कुछ कह रहा है यह सच ही है। ठीक है ना? और वो सुसंगत तथ्य जिसके बारे में इसने साक्ष्य दिया और जिस साक्ष्य की संपुष्टि के लिए हमने ये सारी कवायद की है, वो सुसंगत तथ्य ऐसा अवश्य होना चाहिए कि न्यायालय की राय में उस सुसंगत तथ्य, ठीक है, के बारे में संपुष्टि स्वयं उसके साक्ष्य को संपुष्ट कर रही है, ये माना जा सके। ठीक है, वही वो कह रहा है। कह रहा का एक सह अपराधी किसी लूट का जिसमें उसने भाग लिया था वृतांत देता है और वह लूट से असंसक्त विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता है जो उस स्थान को और जहां की वह लूट की गई थी, जाते समय और वहां से आते हुए मार्ग में घटित हुई। यानी प्रसंग और अवसर, भाई लूट के लिए जा रहा है तो लूट का प्रसंग है ना, लूट हुई तो लूट का अवसर है ना। ठीक है ना? तो लूट के प्रसंग और अवसर, इसके उत्पन्न होने के समय जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटी थी उनके बारे में सह अपराधी ने बताया है। ठीक है, इन तथ्यों का स्वतंत्र साक्ष्य स्वयं उस लूट के बारे में उसके साक्ष्य को संपुष्ट करने के लिए दिया जा सकेगा। इन तथ्यों का स्वतंत्र साक्ष्य, ठीक है, जो घटनाएं उसने घटी बताई लूट के स्थान को जाते समय और लूट के स्थान से वापस आते समय, ठीक है, उन घटनाएं वे घटनाएं तथ्य भी हैं। उन घटनाओं का स्वतंत्र साक्ष्य, और उन घटनाओं का स्वतंत्र साक्ष्य एफआईआर में हो सकता है। भाई उन घटनाओं का स्वतंत्र साक्ष्य तो एफआईआर में भी हो सकता है कि साहब लूट के लिए जा रहे तो यह हुआ था। उन घटनाओं का स्वतंत्र साक्ष्य अन्य साक्षियों के द्वारा ये दिया जा सकता है, और उन घटनाओं का स्वतंत्र साक्ष्य स्वयं लूट के बारे में इस सह अपराधी के साक्ष्य को संपुष्ट ये भी करेगा। ठीक है ना भाई? अगर उन घटनाओं का स्वतंत्र साक्ष्य आए तो लूट के बारे में इस सह अपराधी ने जो साक्ष्य दिया है उसके सत्य होने की संभावना ये तो बढ़ ही गई, और सह अपराधी ये ऐसा साक्ष्य है भी जिसकी संपुष्टि ये आवश्यक है। तो जब कभी, यानी 159 नॉर्मली उपयोग होने वाली धारा नहीं, क्योंकि प्रत्येक साक्षी की संपुष्टि जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा साक्षी जिसकी संपुष्टि, कार्बोरेशन, ये कानूनन जरूरी है, और इसने किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया है, तो उस सुसंगत तथ्य के बारे में अगर न्यायालय का विचार यह है कि इस सुसंगत तथ्य की संपुष्टि अगर अन्य स्वतंत्र साक्ष्य, ठीक है, अन्य स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य या अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से हो जाए, तो इस साक्षी के साक्ष्य को सत्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो फिर इस साक्षी के द्वारा
जिस सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया गया है, उस सुसंगत तथ्य के घटित होने के समय, घटित होने के स्थान पर, ठीक है, इसने जिन तथ्यों का वर्णन किया है, जिन तथ्यों के होने की बात कही है, उनके बारे में स्वतंत्र साक्ष्य देकर इस साक्ष्य की संपुष्टि ये की जा सकेगी। ठीक है, तो ये सेक्शन सामान्य साक्ष्य के बारे में नहीं है, ये उन्हीं साक्ष्यों के बारे में है जिनकी संपुष्टि जरूरी है। ठीक है, तो 159 ये कह रहा है। ठीक है, यहीं तक इसे रखते हैं, शेष बात कल करेंगे, देखें।